हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के आधार हैं। इसमें मतदाताओं के बीच अपनी नीति और कार्यक्रम को रखने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के लिए कुछ इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स मिले होते हैं। आदर्श आचार संहिता का मकसद ही है चुनाव को फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराना। हमारा देश, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है, और किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इलेक्शंस। इलेक्शंस जो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे से होनी चाहिए, तभी जो लोग चुन कर आएंगे ना, वो सही तरीके से डेमोक्रेसी को आगे लेकर जाएंगे। इलेक्शंस यानी कि चुनाव की बात करें तो ना, इसको हम दो पर्सपेक्टिव्स में बांट कर देखते हैं। एक हम वोटर में, जिसको वोटर होते हैं, और दूसरा जो कैंडिडेट होते हैं। इसके मामले में इस दो भागों में बांट कर देखते हैं। अगर हम मतदाताओं की बात करें तो चुनाव उनके लिए ना एक अवसर होता है, यानी कि अपॉर्चुनिटी उनके लिए होता है अपने वोटिंग राइट का यूज़ करने के लिए। यानी उनके पास एक अवसर होता है अपने एक वोट के वैल्यू को सामने रखने का, ठीक है। अगर वहीं कैंडिडेट की बात करें ना, तो उनके लिए एक एग्ज़ाम होता है कि लास्ट 5 ईयर्स में उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। ये पूरा का पूरा सिनेरियो होता है। देखिए, अगर हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें ना, तो बहुत से ऐसे मतदाता हैं जिन्हें इसके सूचना की अभाव है कि आखिर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता जो है वो है क्या, ठीक है। इसे कौन लागू करता है तथा इसके नियम और कानून क्या है। इससे लागू करने से इसका मतलब, इसका लागू करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या इसका मकसद है। इन तमाम बातों को ना हम इस वीडियो के माध्यम से इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा, ठीक है। देखिए, इसको हम समझते हैं। देखिए, अगर हम सरल भाषा में कहें ना, तो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इलेक्शंस कमीशंस के नियम को ही आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, ठीक है। यह कहा जा सकता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक इफेक्टिव टूल्स की तरह इलेक्शंस कमीशंस के पास उसके हाथों में मिला हुआ है, जिसके माध्यम से फ्री फेयर एंड पीसफुल इलेक्शंस वो कंडक्ट कराता है। एक तरह से कह सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों यानी पॉलिटिकल पार्टी और चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट है ना, उनके लिए आचरण और व्यवहार का एक पैरामीटर माना जाता है, वो एक साबित होता है। आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बना हुआ है, और ना ही इलेक्शंस कमीशंस के द्वारा ये जबरन थोपा गया है किसी पॉलिटिकल पार्टी पे, ठीक है। बल्कि यह सभी पॉलिटिकल पार्टी के सहमति से बना हुआ है और विकसित हुआ है। टाइम टू टाइम जो इलेक्शंस कमीशन है ना, वो सभी पॉलिटिकल पार्टी से एक संवाद करते रहता है, उनके सुझाव भी लेता है, ताकि जो ये आदर्श आचार संहिता है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको और इफेक्टिव वे से कड़ाई से इसका पालन किया जा सके, ताकि चुनाव जो है फ्री एंड फेयर हो सके, ठीक है। आदर्श आचार संहिता जो है ना, वो जो है चुनाव के तारीखों का ऐलान होते के साथ ही, ठीक है, जो इलेक्शन डेट है ना, उसको डिक्लेयर होने के साथ ही ये लागू हो जाता है, और नतीजे आने तक यानी रिजल्ट आने तक ये इफेक्टिव वे से लागू रहता है, ठीक है। यानी इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन डेट और उसके डेट शेड्यूल के डिक्लेरेशंस के साथ ही, मतलब जैसे ये इलेक्शन कमीशन ना डेट जो डिक्लेयर कर देता है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है तत्काल रूप से प्रभाव में आ जाता है, और इलेक्शन के रिजल्ट आने तक ये जारी रहता है, ठीक है। आदर्श आचार संहिता जो है ना, इसको लगने के साथ ही शासन और प्रशासन में काफ़ी बदलाव आ जाता है, और बहुत सारे अंकुश लग जाते हैं, क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं ना, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होते हैं, सरकारी कर्मचारी, वो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से और उसके अंत तक वो जो है ना इलेक्शंस कमीशंस के एम्प्लॉय की तरह काम करने लगते हैं, मतलब उसके अंडर आ जाते हैं, ठीक है, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं। और उनको जो ऑर्डर देने का काम होता है ना सभी कर्मचारी को, वो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू ही दिया जाता है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट पावर में होता है ना,
उसके जो पावर है वो फ्रीज हो जाते हैं। वो कोई भी आदेश नहीं दे सकता इन कर्मचारियों को अपने डिपार्टमेंटल काम के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो भी, क्योंकि उनका क्या होता है ना, पावर जो है एक तरह से बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वो इनको डिक्लेरेशन और या ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो भी कर्मचारी है वो डायरेक्टली ऑर्डरेबल हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इसमें और क्या बदलाव हो जाता है आदर्श आचार संहिता लगते के साथ ही, क्यों, इसमें क्या क्या रूल रेगुलेशंस, क्या कायदे कानून और किस तरीके का पालन किया जाता है इसके लगने के साथ ही। ठीक है, इसके लगने के साथ ही शासन और प्रशासन में बदलाव होने के साथ ही कई तरीके से चेंज भी आ जाते हैं। अगर इसको हम सही और आसान भाषा में समझें ना, तो आप अगर जिस स्टेट में रहते हैं, अगर उस स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, कंडक्ट होने वाले हैं, इलेक्शन कमीशंस के द्वारा इलेक्शन डेट डिक्लेयर होने के साथ ही जो आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, एक तरीके से वो केयर टेकर का काम करने लगते हैं। मतलब सरकार उन्होंने 5 साल पूरा कर लिया है, ठीक है, और वो इस्तीफा इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो जो अथॉरिटी है ना उसको खाली स्पेस नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब जब तक उनका उत्तराधिकारी, उनका जो मतलब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म ना हो जाए, तब तक वो एक तरीके से पावर को आगे बढ़ाने के लिए, शासन को चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, डिसीजन इम्प्लीमेंटर को चलाने के लिए वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं जब तक कोई नई सरकार का गठन ना हो जाए। ठीक है, और गठन होने के साथ ही वो इस्तीफा दे देते हैं और नई सरकार जो गठन होता है उसके जो मुखिया होते हैं वो सरकार के मुखिया के तौर पे शपथ लेते हैं और नई सरकार को चलाते हैं उनके गठन के साथ ही। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उस समय जो ऐसा होता है कि कोई नए फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। मतलब जो आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लग जाता है ना, उसमें आप न्यू जो है ना किसी तरीके के कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और ऐसा ये भी होता है कि आप, ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता कि आपके डिसीजन से अगर कोई वोटर है उसके फैसलों को आप मैनिपुलेट ना कर सको, मतलब उसको किसी तरीके से प्रभावित ना कर सको। इसलिए ऐसा आदर्श आचार संहिता के तहत ये किया जा सकता है। मतलब आपके चुनाव में आपने जब जा रहे हो, आपका 5 साल खत्म हो चुका और लास्ट आपने कुछ नया योजना की बात कही, तो आप एक तरह से वोटर्स को मैनिपुलेट कर रहे हो ना, उनको इन्फ्लुएंस दे रहे हो, उनको इन्फ्लुएंस में ला रहे हो, लाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसलिए ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आदर्श आचार संहिता के साथ लगने के साथ ही आपके जो पावर्स होते हैं ना वो एक तरह से फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी सरकारी विज्ञापन जो होता है, एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना, सरकारी विज्ञापन, आपके सरकारी उपलब्धियां जो है वो सरकारी पैसों से पेपर और पत्रिका, न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं कर सकते हैं। ये आदर्श आचार संहिता के वायलेंस के तहत आता है, इसके तहत ये लागू किया जाता है। ठीक है, आदर्श आचार संहिता के लगने के साथ ही सभी प्रकार के सरकारी घोषणा, यानी किसी प्रकार की कोई नई योजना, ठीक है, वो आप नहीं कर सकते हो, किसी प्रकार का शिलान्यास नहीं कर सकते हो, ऐसे कार्यक्रम आप नहीं किए जा सकते हैं। और इसके साथ ही गवर्नमेंट मशीनरी के मिसयूज को रोकने के लिए सरकारी गाड़ी और बंगला तथा इसके साथ ही जो सरकारी विमान आपको मिले होते हैं उसको चुनाव प्रचार के लिए आप उसका यूज नहीं कर सकते हो। ये आदर्श आचार संहिता के तहत आता है। ठीक है, आप इसमें किसी तरीके के नए प्रोजेक्ट को सेंशन नहीं कर सकते हो उस दौरान जब आदर्श आचार संहिता लगा होता है। लेकिन एक बात और है, इसमें एक ट्विस्ट भी है कि अगर वो कोई प्रोजेक्ट काम, मतलब कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पहले से चल रहा हो, मतलब आदर्श आचार संहिता लगने से पहले से, यानी 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना पहले से अगर वो चल रहा है काम, तो उसको रोका भी नहीं जा सकता, वो उसको कंटिन्यू दिए, उसको जारी रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी द्वारा ऐसा कोई भी भाषण नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जा सकता है जो किसी भी धार्मिक यानी कि रिलीजियस और किसी भी कास्ट की, मतलब जातीय भावना को आहत करता हो, ऐसा कोई भी स्पीच नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही साथ किसी भी धार्मिक स्थानों का उपयोग, जो रिलीजियस प्लेस होता है ना, उसका यूज़ आप चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई रिलीजियस स्थान से आप अपने चुनाव प्रचार को कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप्स को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इसीलिए उसको आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये इसके आदर्श आचार संहिता के
उसके नियम कानून के तहत ये आता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप किसी भी मतदाताओं को, जो वोटर होता है ना, उसको किसी तरह से प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, उसको किसी दबाव में नहीं ला सकते हो कि आप किसी को इसको वोट दो या इसको वोट ना दो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। इसके साथ ही किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर, उसके दायरा में आप वोट नहीं मांग सकते हो, ठीक है। दूसरे किसी भी चुनावी सभाओं और जुलूसों में आप बाधा नहीं पहुंचा सकते हो। मतलब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है तो ऐसा नहीं है आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के चुनावी जो भाषण होते हैं या कोई रैलियाँ होता है, जुलूस होता है, तो आप उसको रोक रोक सकते हो, उसमें बाधा पहुंचा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर किसी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, और वो अपनी बातों को जब तक जनता के सामने नहीं रखेगा कि आने वाले 5 सालों के अंदर वो क्या क्या करना चाहता है, तो वो कैसे लोग उसके बातों को समझेंगे और उसको मौका देंगे या नहीं देंगे, वो जनता के ऊपर है, ये कैसे बताएगा वो। तो इसीलिए हर किसी को अपने अपने एक अधिकार होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला होता है आदर्श आचार संहिता के तहत, कि हर कोई अपने तरीके से बात को करे, जनता के सामने लेके जाए, अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से अपने पॉलिटिकल विजन को रखे साथ, कि आने वाले 5 ईयर्स में वो किस तरह से काम करने वाले, क्या काम करने वाले, और इसमें किसी तरीके से कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को बाधा आप उसमें नहीं पहुंचा सकते। ये उसका एक इसके रूल के तहत आता है। इसमें और ये है कि आप किसी भी चुनाव प्रचार करने के लिए, ठीक है, जो रैली करते हो ना, और किसी तरह के सभा या जुलूस करते हो, निकालते हो पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ये कहा जा रहा है, तो उसमें सबसे पहले पुलिस से परमिशन लेना अनिवार्य होता है। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, उसकी अनुमति पहले से लेना ये कंपलसरी होता है। इसके बिना आप किसी तरीके से जुलूस, रैली या सभाएं नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर हम आदर्श आचार संहिता के हिस्ट्री की बात करें ना, इसके इतिहास की बात करें, तो सबसे पहले इसको केरला असेंबली में 1960 में लागू किया गया था, अपनाया गया था। इसमें यह बताया गया था कि चुनाव द्वारा क्या करे और क्या ना करे, इसके तहत यह बताया गया था। इसके बाद साल 1962 में लोकसभा चुनाव में इसको सभी राजनीतिक दलों के लिए जारी किया गया था। इसके बाद साल 1967 में लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा चुनाव में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन साल 1979 में इसमें एक और कड़ी को जोड़ा गया। उसमें यह कहा गया कि सत्तारूढ़ दल पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, प्रेजेंट गवर्नमेंट चला रही है, और वो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही है, मतलब वो इलेक्शन में जा रहे हैं, तो अपने पावर का मिसयूज़ ना कर ले चुनाव को जीतने के लिए। इसके तहत उनके पे कुछ प्रतिबंध भी लगा गए। अगर ऐसा होता तो जो सरकार अभी पावर में है और वो चुनाव में जा रही है, तो गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ कर सकते हैं ना चुनाव को जीतने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनके अंडर काम करते हैं, तो अपने पावर ऑफ पोजीशन का इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। इसलिए इसके तहत ये एड को जोड़ा गया था, इस कानून को, इस रूल को जोड़ा गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1979 में, ठीक है। उसके बाद 1991 में भी इसको कुछ कड़ाई से लागू करने के लिए इसमें कुछ मजबूती प्रदान की गई थी। देखिए, भारत संघ बनाम हरवंश सिंह जलाल के मामले में ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन के माध्यम से अप्रैल 2001 में यह आदेश दिया था कि चुनाव के तारीखों का ऐलान होते के साथ ही, यानी इलेक्शन डेट डिक्लेयर होने के साथ ही, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था उस जजमेंट में। किस जजमेंट में? भारत संघ बनाम हरवंश सिंह जलाल के मामले में। अब प्रश्न ये है ना कि इसे लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब आदर्श आचार संहिता की जरूरत क्यों पड़ी, इसका मकसद क्या था। देखिए, एक समय ऐसा भी था ना जब इलेक्शन जीतने के लिए ना जो दबंग उम्मीदवार थे, वो धन बल का यूज करके चुनाव को जीतने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते थे, ठीक है। बूथ को कैप्चरिंग करना, चाहे बैलेट बॉक्स को लूटने की घटना जो थी ना, वो आम हो गई थी, ठीक है। हजारों की संख्या में जो लोग थे ना, चुनावी हिंसा का शिकार होते थे। ऐसे हालात में आदर्श आचार संहिता कुछ हद तक इन पर अंकुश लगाने में सफल साबित हुआ। मतलब एक प्रभावी रूप से काम किया आदर्श आचार संहिता इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए। अंततः हम ये कह सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता जो है
एक गाइडलाइंस होता है सभी पॉलिटिकल पार्टी और चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट के लिए, जो जिसका जो पालन करना अनिवार्य होता है, यानी कि कंपलसरी होता है कि आप इसके आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के गाइडलाइंस को पालन करेंगे ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हर एक डायमेंशन को डिस्कस किया, इसके हर पहलू को समझने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।